हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शौकीन एकेडमी। आज फिर से हाजिर हैं आपके सामने मैथ्स की पेडागोजी लेकर, लर्निंग मैथ्स एट एलिमेंट्री लेवल। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन ऑफ मैथ्स पेडागोजी। सोचने का आधार अवबोधन है। अवबोधन मतलब होता है परसेप्शन, ठीक है। अवबोधन जो है पर्यावरण में किसी वस्तु के साथ जब आप कभी अवलोकन करेंगे, अनुभव करेंगे और परस्पर क्रिया के द्वारा आती है। क्लियर हो गया आपको? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों की प्रथम परस्पर क्रिया कब होएगी? जब उसके पर्यावरण में पूर्ण रूप से उसकी ज्ञानेंद्रियों के अनुभव पर आधारित होती है, ठीक है। जो भी वो अपने ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करेगा उसी से जो है उसकी जो है माइंड में डेवलपमेंट चलती रहती है। क्लियर है? पियाजे सुझाव देते हैं कि बच्चे के सोचने की शुरुआत दो प्रक्रियाओं से होती है। किससे? एक होता है अवबोधन और एक होता है निरूपण। अवबोधन मैंने आपको बता दिया, परसेप्शन, यानी कि किसी वस्तु के प्रत्यक्ष संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप प्राप्त ज्ञान को क्या बोलते हैं? हम अवबोधन बोलते हैं। क्लियर हो गया? अवबोधन क्या होता है? किसी वस्तु के जब हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा वो होता है हमारा अवबोधन। बात करते हैं अब निरूपण की। निरूपण क्या होता है? निरूपण होता है रिप्रेजेंटेशन, यानी कि समझी गई वस्तु की मानसिक कल्पना। जो भी आपने चीजें समझ ली हैं उसकी मानसिक कल्पना कहलाती है निरूपण। निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हो गया आपको? वास्तव में जो ये निरूपण है यानी कि रिप्रेजेंटेशन है को एक आकृति प्रदान करने के लिए भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर भाषा ही नहीं होगी तो कैसे आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करेंगे? राइट। बात करते हैं अब गणितीय अवधारणाओं का विकास। तीन मूल समूह है फ्रेंड्स इसके। सबसे पहला है हमारा संख्याओं की संक्रियाएं, दूसरा आता है आपका स्थानिक सोच, तीसरा आता है आपका मापन। ठीक है, जब हम गणित अवधारणाओं की बात करते हैं ना, जब एलिमेंट्री लेवल पर हम इन तीनों चीज़ों की बात करेंगे तो हम इन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे कि संख्याओं की संक्रियाएं, स्थानिक सोच और तीसरा मापन। क्लियर है? गणन करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, गणन करने की प्रक्रिया को संख्या की अवधारणा से परिचय कराने का पहला चरण समझा जाता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस लाइन को रट लीजिएगा कि गणन करने की प्रक्रिया को संख्या की अवधारणा से परिचय कराने का प्रथम चरण समझा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों को दस्तक गिनती करना जो है स्कूल में जाने से पहले ही आ जाती है। बच्चे शुरू में ही सीख जाते हैं, मम्मा 1 टॉफी, मम्मा 2, इस टाइप से बच्चों को आपने देखा होगा। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं स्कूल में जाने से पहले ही 1 2 3 का कॉन्सेप्ट वो लोग समझ जाते हैं। क्लियर है? बच्चे गणित में मिलान, छांटना, तुलना करना, क्रमबद्धता, गिनना, ये सब कुछ प्राथमिक स्तर पर सीखते हैं। प्राथमिक स्तर पर वो क्या क्या सीखते हैं? मिलान करना, छांटना, तुलना करना, क्रमबद्धता। राइट। बात करते हैं अब मापन अवधारणा का विकास। ये दिया था भैया पियाजे जी ने। पियाजे ने दो विधियों की पहचान करी है। एक है हमारा कंजर्वेशन, दूसरा है हमारा ट्रांजिटिविटी। यानी कि कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण और ट्रांजिटिविटी मतलब होता है रूपांतरण। ये दो चीजें दी थी पियाजे ने। ठीक है, पियाजे ने दो विधियों की पहचान करी थी। बात करते हैं अब गणित अधिगम के तरीके। अकॉर्डिंग टू व्हाइट ब्रेड, अकॉर्डिंग टू व्हाइट ब्रेड क्या है? उन्होंने क्या कहा? बच्चे के स्कूल आने से पहले बच्चे की गणित अधिगम की स्थापना घर से ही शुरू हो जाती है। क्लियर है? बच्चे घर में ही चीज़ों को गिनना शुरू कर देते हैं। ये 1 टॉफ़ी, ये 2 टॉफ़ी, मैं 2 लूँगा, मैं 3 लूँगा। इस टाइप से गिनने का जो कॉन्सेप्ट है बच्चा अपने घर से ही शुरू कर लेता है। उसे स्कूल में आने के लिए जो मतलब स्कूल में अगर वो आएगा, ये नहीं कि आप उसको स्पेशल कुछ सिखा रहे हो, बच्चे को नॉर्मली ये सारी की सारी चीज़ें अपने घर में आ जाती हैं। क्लियर है? गणित जो है वो समझ पर आधारित है। कौन कहते हैं? व्हाइट ब्रेड कहते हैं। बच्चों को गणित में अमूर्त सोच की ओर बढ़ने के लिए उसके निरूपण क्षमताओं, निरूपण मतलब जो उसकी रिप्रेजेंटेशन जो क्षमताएं हैं के विकास में सहयोग देना। क्लियर है? बच्चों को जब भी आप गणित कराओगे तो उनकी अमूर्त सोच को बढ़ाओ, उनकी निरूपण क्षमताओं का विकास करो। क्लियर है? जैसे कि मिलान करना, छांटना, तुलना करना, क्रमबद्ध करने की जो ये पूर्व संख्या अवधारणाएं हैं, विद्यालयों से पूर्व के वर्षों के दौरान, यानी कि जो 6 साल होते हैं ना, 6 साल की
आयु से पहले विकसित हो जाती हैं। क्लियर हो गया? 6 साल की जो आयु है उनकी, उससे पहले ही जो है वो चीज़ विकसित हो जाती है। और बात करते हैं गिनने की कितनी प्रक्रियाएं होती हैं। गिनने की प्रक्रिया में 2 चरण होते हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस लाइन को कि गिनने के कितनी वो होते हैं, 2 चरण होते हैं। बात करते हैं अब प्राथमिक स्तर पर गणित में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है आकर्षक नहीं होती, क्योंकि रटने पर बल दिया जाता है। जैसे बोलते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बच्चों को क्लास में रट्टा मरवाए जाते हैं। बताओ, बच्चों को उस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे टीचर्स, राइट? बस रट्टा मरवा देंगे। 1 से 100 तक सीधी गिनती लिखो, 100 से 1 तक उल्टी गिनती लिखो, 2 से लेकर 5 तक पहाड़े लिखो। प्राथमिक स्तर पर सिर्फ यही चीज़ें बच्चों को रटवाई जाती हैं। समाज जो है अनुपयोग और कौशल के विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है, राइट? जो ईस्ट समीकरण की बात करते हैं, ईस्ट समीकरण है, ये ईस्ट समीकरण नहीं है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। ईस्ट समीकरण क्या होता है? इसका अर्थ होता है उपलब्ध परिस्थितियों और संसाधनों का पूर्णतम उपयोग, जो विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम में कभी शामिल नहीं किया गया। याद कर लीजिएगा इस टर्म को, ईस्ट समीकरण को, ठीक है? बात करते हैं अब गणितीय अवधारणाओं के मूल समूह। 2 मूल समूह हैं, संख्या तथा संख्याओं पर संक्रियाएं। दूसरा आता है आपका स्थानिक चिंतन। बात करते हैं अब जॉर्ज पोलिया जी की, जो इनके ऊपर जो है DSSB में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बात करते हैं अब जॉर्ज पोलिया जी के अनुसार विद्यालय शिक्षा के लिए गणित में 2 प्रकार के उद्देश्य हैं। कितने प्रकार के उद्देश्य हैं? 2 प्रकार के उद्देश्य। इसको रट्टा मार लीजिएगा पूरा कि जॉर्ज पोलिया के अनुसार विद्यालय शिक्षा के लिए गणित में कितने प्रकार के उद्देश्य हैं? 2 प्रकार के उद्देश्य हैं। जॉर्ज पोलिया जी ने जो है एक समस्या समाधान चक्र दिया था, ठीक है? समस्या समाधान चक्र क्या था? बीच में आता है भैया आपका हाउ टू अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जो ये चारों चीजें हैं इसके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। क्या आता है हमारा? ये अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम, ठीक है? दूसरा आता है डिवाइस अ प्लान, ये रिवाइज नहीं है, डिवाइस है, डिवाइस अ प्लान। तीसरा आता है आपका कैरी आउट दी प्लान, और चौथा आता है आपका लुक बैक, ये भी कुक बैक कर रखा है, लुक बैक है ये, ठीक है? इसको सही कर लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है इसके अंदर ये। ओके, ये चारों की चारों चीजें, ठीक है, आपको बता रखी हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि समस्या समाधान के कितने जो है स्टेप्स हैं, क्या उनके नाम है, तो इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। 4 स्टेप्स हैं, अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम, डिवाइस अ प्लान, कैरी आउट दी प्लान और लुक बैक। 4 स्टेप्स आपको पूरे पॉइंट्स पर होने चाहिए, ठीक? तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं गणित की प्रकृति की। इसमें होती है 3 चीजें, सटीकता, सुस्पष्टता और परिशुद्धता। और ये जो है संदेह और अस्पष्टता के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती है। समझ में आ गया आपको? अब बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने, समय बताने के लिए एक घड़ी के चेहरे को पढ़ने से क्या मतलब है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, समय बताने की गणितीय अवधारणा को फिर से लागू करना। ये NIOS में क्वेश्चंस हैं, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। एक क्वेश्चन और है, एक सोलर दिन किसके बराबर होता है? 24 घंटों के बराबर होता है। एक और क्वेश्चन आपके सामने, 2 परस्पर अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा? 1 होगा, ठीक है फ्रेंड्स? इनमें से DSSB में पिछले क्वेश्चंस आए थे, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। एक क्वेश्चन हो गया यहाँ से कि गणित की प्रकृति कैसी होती है? 3 चीजें होती हैं उसके अंदर, सटीकता, सुस्पष्टता और परिशुद्धता। और किसके लिए जगह नहीं छोड़ती है ये? अस्पष्टता और संदेह के लिए, ठीक है? एक और क्वेश्चन आपके सामने, एक निश्चित संख्यात्मक मान वाले प्रतीक चिन्ह को स्थिरांक कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि स्थिरांक क्या होता है, तो इसका आंसर होगा एक निश्चित संख्यात्मक मान वाले प्रतीक चिन्ह को स्थिरांक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि हम मैथ्स को आनंददायक कैसे बना सकते हैं। NIOS के अकॉर्डिंग सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने, गणित अधिगम में मूर्त वस्तुओं तथा अमूर्त अवधारणाओं के बीच संबंध स्थापित करके, ठीक है? जब भी हम गणित को याद मतलब उसको अधिगम करवाएंगे उसका, तो इन दोनों चीजों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। किसमें? मूर्त वस्तुओं में और अमूर्त अवधारणाओं में। तभी हम मैथ्स को आनंददायक बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट, विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करके गणित खेल
खेल खिलाएंगे, गणितीय पहेलियाँ सुलझवाएंगे तथा कहानियों का उपयोग करके हम गणित को आनंददायक बना सकते हैं। समझ में आ गया आपको? अब बात करते हैं सबसे महान आदमी जॉर्ज पॉलिया जी की। इनके ऊपर बार बार क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जॉर्ज पॉलिया के अनुसार विद्यालय शिक्षा के लिए गणित में कौन से उद्देश्य जरूरी हैं? संकीर्ण और विस्तृत। ठीक है, याद रख लीजिएगा। जॉर्ज पॉलिया जी के अनुसार विद्यालय शिक्षा के लिए 2 उद्देश्य जरूरी हैं, संकीर्ण और विस्तृत उद्देश्य। एक क्वेश्चन यहां से भी आया था कि जॉर्ज पॉलिया जी की किताब का नाम क्या है? गणितीय खोज में, ये इनकी किताब का नाम था। इसमें था क्या? समस्या समाधान को कुछ सुस्पष्ट, सुविचारित लेकिन आसानी से प्राप्त ना होने वाले लक्ष्यों को पाने के लिए कुछ उचित क्रिया के लिए एक सचेतन खोज के रूप में परिभाषित किया है। ये थी जॉर्ज पॉलिया जी की किताब गणितीय खोज में। इसमें क्या क्या चीजें थी? सुस्पष्ट थी सारी चीजें, सुविचारित थी। ठीक है, बात करते हैं अब गणित के प्रति भय के कारण। आप में से अभी कई लोग होंगे जिनको मैथ्स से डर लगता होगा, मैथ्स से फोबिया होगा। आपको लगता होगा मैं तो ये पेपर क्लियर ही नहीं कर सकता, राइट? कि मुझे तो मैथ्स में नंबर ही नहीं मिलते हैं, राइट? मुझे मैथ्स का ABCD 1 2 3 4 कुछ नहीं आता है भैया। लेकिन ये जो मैथ्स के प्रति भय है वो क्यों हो जाता है? वो बचपन से ही हो जाता है, वो बचपन से डेवलप होना शुरू हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट, गणित के बारे में पूर्व नकारात्मक अनुभव। पहले ही उसने कुछ ना कुछ नेगेटिव अनुभव, नेगेटिव एक्सपीरियंस किया होगा। निर्धारित समय में परीक्षा देने का दबाव। क्या पता बच्चे को आंसर आता हो लेकिन एक निर्धारित समय है उसमें बच्चा अपना पेपर नहीं दे पा रहा है, राइट? बात करते हैं अब मॉडल की, ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम की। मानव सूचना प्रसंस्करण तंत्र, हिंदी में बोलते हैं इसको। इसकी 3 विशेषताएं थी फ्रेंड्स। सबसे पहली, आगमन विधि से अधिगम यानी कि लर्निंग बाय इंडक्शन। ठीक है, दूसरा है क्रियाशील स्मृति की सीमित क्षमता यानी कि लिमिटेड वर्किंग मेमोरी, जो वर्किंग मेमोरी है वो लिमिटेड होना। तीसरा पॉइंट, जागरूकता, नियंत्रण, अधिबोधन का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस एंड कंट्रोल। ये सभी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है, कि किस तरीके से हम इनको आगे डिस्कस कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेथड की सबसे पहली विशेषता की कि लर्निंग बाय इंडक्शन। इसके अंदर क्या होगा फ्रेंड्स? इंडक्शन मेथड के थ्रू आपको मैथ्स को करवाना है, राइट? दूसरा आता है आपका लिमिटेड वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी। इसके बारे में कहा था मिलर जी ने। मिलर जी के अनुसार हम एक समय में सारी सूचना को अपने दिमाग में नहीं रख सकते भैया। जब हम एक चरण की गणना कर रहे होते हैं तो पहले की गई गणना के परिणाम को संभवतः हम भूल जाते हैं। आपने किया भी होगा, जब भी आप कोई एक चीज करते हैं तो पहले वाली चीज को आप भूल जाते हो। एक आधा महानुभाव होता है जिसको हर चीजें याद रहती है, हर चीज दिमाग में रहती है। नहीं तो नॉर्मली हर पर्सन के दिमाग से क्या होता है, जब वो एक चीज को कर रहा होता है तो पिछली चीजें होता है वो भूलता चला जाता है, राइट? तो ये होता है लिमिटेड वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी। जो हमारी वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, राइट? तीसरी बात करते हैं मेटा कॉग्निटिव अवेयरनेस की। इसके अंदर हम क्या होता है, जब कोई अपने सोचने, समझने और सीखने के तरीकों से अवगत रहता है उसे हम बोलते हैं अधिबोधन यानी कि मेटाकॉग्निशन हम उसको कहते हैं। क्लियर हो गया? तो वह अपने क्रियाओं और सीखने की प्रक्रिया पर नियंत्रण करके अधिक योग्यता अर्जित करता है। किससे? अपने मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस से यानी कि अधिबोधन से। बात करते हैं अब गणित की प्रकृति की। C.G. हैम्पल के अनुसार गणित क्या है? तार्किक है। गणित सत्यता को तर्क के द्वारा स्थापित किया जाता है, राइट? जो भी आपका गणित का जो सत्य है, ये साहित्य नहीं है, सत्यता है। गणित की सत्यता को तर्क के द्वारा स्थापित किया जाता है। याद कर लीजिए इसको अच्छे से कि हैम्पल जी ने क्या कहा है, गणित तार्किक है। तर्क के आधार पर ही हम उसको स्थापित कर सकते हैं, उसकी सत्यता को। क्लियर हो गया आपको? वो तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। लर्निंग बाय इंडक्शन मेथड, लिमिटेड वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी भी, और मेटा कॉग्निटिव अवेयरनेस भी। ठीक है,
बात करते हैं अब इसके एग्जाम्पल की। जब दो सम संख्याओं का जोड़ एक सम संख्या को उत्पन्न करे, यानी कि 2n1 प्लस 2n2 इज इक्वल टू 2m, m इज इक्वल टू n1 प्लस n2। एग्जाम्पल 2 प्लस 4 क्या है, 6 है। 6 क्या है, एक सम संख्या है। 6 प्लस 4 10 होता है, 10 भी क्या है, एक सम संख्या है। क्लियर हो गया। यानी कि हम यहाँ पर किसी भी तर्क के आधार पर, ठीक है, मैथ्स की सत्यता को जांच रहे हैं। मैथ्स एक सच है जिसको हम तर्क के आधार पर उसे हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स के अंदर जैसे जैसे बड़ी क्लासेस के अंदर बच्चे जाते रहते हैं, उनको हर चीज़ प्रूफ करनी होती है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। गणित क्या है, चिन्हात्मक है, यानी कि चिन्हों की मदद से हम मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। छोटी क्लासेस में आपने भी करे होंगे फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारी 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं, कौन कौन सी, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एक और पॉइंट, गणित क्या है, सटीक है। और मैंने पहले ही बताया था आपको, सटीकता का मतलब क्या होता है, परिशुद्धता और सुस्पष्टता। ये सारी गणित की प्रकृति हैं। क्या क्या है कि गणित तार्किक है, गणित चिन्हात्मक है, गणित सटीक है और गणित संरचनाओं का अध्ययन है। संरचनाओं का अध्ययन मतलब संरचना का अर्थ होता है क्रमबद्धता, उसका संगठन करना, उसका विन्यास करना, सुव्यवस्थित रूप या तंत्र या निकाय। ठीक है, गणित संरचनाओं का अध्ययन, ये आपको क्लियर हो गया है। एक और पॉइंट इसका कि जो गणित है वो अमूर्तता की ओर लक्ष्य करता है। अमूर्तता की ओर लक्ष्य मतलब जैसे कि आज एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी है, 30 साल पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु के चौगुनी थी। इस टाइप से क्लियर हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम रीजनिंग में भी और मैथ्स के एज वाले चैप्टर में भी करते हैं, राइट। तो ये होता है गणित जो है वो अमूर्तता की ओर लक्ष्य करता है। क्लियर हो गया आपको। बात करते हैं बीज गणित की। तो बीज गणित क्या होती है, बीज गणित होती है भाई गणित की एक शाखा है जो अमूर्तता से संबंध रखती है। इसी के अंदर हम ये वाली चीजें डिस्कस करते हैं। क्लियर हो गया आपको। अमूर्तता जो है गणित के कौन से भाग में आती है, बीज गणित वाले भाग में आती है। बात करते हैं अब गणित शिक्षा का महत्व। अकॉर्डिंग टू हमारे एनसीएफ 2005, विचारों की सुस्पष्टता और अभिग्रहितों को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहना गणितीय उद्यम का केंद्र है। ये लाइन अच्छे से याद कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, विचारों की सुस्पष्टता और अभिग्रहितों को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहना और गणितीय उद्यम का केंद्र है। ये था हमारा गणित शिक्षण का महत्व अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। बात करते हैं अब गणित और समस्या समाधान की। एनजे फाइन साहब ने क्या कहा है, एनजे फाइन के अनुसार एक समस्या जिसे प्रस्तुत किया गया है एक चौकी को प्रस्तुत करता है जहां एक साधारण युद्ध के द्वारा अज्ञात को जीतने के बाद पहुंचना है। ये कहा था एनजे फाइन साहब ने। बात करते हैं अब गणित सोच की योग्यता है। ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ दोनों संख्याओं से या तो कम होगा या उनके बराबर होगा, लेकिन दोनों संख्याओं से बड़ा नहीं होना चाहिए, राइट। ये रूल्स हमने एचसीएफ एलसीएम के अंदर करे भी हैं। ठीक है, बात करेंगे जो दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा देखो 1 होता है और एलसीएम दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। ये एचसीएफ एलसीएम वाले चैप्टर में आपको बिल्कुल अच्छे से मिल जाएंगे, लेकिन इन्हीं पे क्वेश्चंस बनते हैं बार बार। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। आई नो कि आप लोगों को ये चीज़ें आती होंगी कि एचसीएफ एलसीएम के जो नियम हैं, लेकिन ये एनआईओएस में दे रखी है तो आपको ये अच्छे से जो है याद करनी पड़ेंगी। है तो बेसिक चीज़ें, लेकिन इसको अच्छे से आपको करना पड़ेगा। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदैव 1 और एलसीएम दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तीसरा नियम, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के बराबर होता है। समझ में आ गया आपको गणितीय सोच की योग्यता के बारे में।
बात करते हैं अब गणित शिक्षा के उद्देश्य क्या है। डेविड व्हीलर के अनुसार ज्यादा गणित जानने की अपेक्षा कैसे गणितीयकरण किया जाए ये ज्यादा उपयोगी है। समझ में आ गया आपको? ये नहीं करना कि आपको ज्यादा गणित जानना है, हमें क्या करना है, गणितीयकरण किया जाए तो वो ज्यादा हेल्पफुल होगा, राइट। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, अगर हम बात करें एनसीएफ की, तो एनसीएफ तो आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। एनसीएफ पे दोनों शिफ्ट्स के अंदर भर भर के क्वेश्चन आए, 2-2 3-3 क्वेश्चन तो जरूर आए हैं। इस पेपर के अंदर तो बच्चे पॉइंट से रह जाते हैं, ये तो 2-2 3-3 नंबर की बात है। तो एनसीएफ अच्छे से कर लीजिएगा फ्रेंड। जो भी डेफिनेशन मैंने करवा रखी है उसको अच्छे से आप रट लीजिएगा, क्योंकि मैथ्स पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, वर्क एजुकेशन और आर्ट एजुकेशन में से अब तक क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू एनसीएफ गणितीयकरण के लिए छात्रों की योग्यता को विकसित करना ही गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। समझ में आ गया? मैंने बताया था अभी कि गणितीयकरण ही करना चाहिए, ज्यादा गणित जानने की जरूरत नहीं है। तो एनसीएफ ने भी यही कहा है कि गणितीयकरण के लिए छात्रों की योग्यता को विकसित करना ही गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं अब विद्यालय गणित के लिए परिप्रेक्ष्य। सबसे पहला पॉइंट, बच्चे गणित को आनंद पूर्वक सीखें, बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें, बच्चे सार्थक समस्या उठाएं और उसे हल करें, और बच्चे अमूर्त का प्रयोग, संबंधों को समझें। विद्यालय के अंदर जो हम ये मैथ्स करवाएंगे तो इन 4 पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे कि हम कैसे गणित को आनंद पूर्वक तरीके से सिखा सकते हैं। महत्वपूर्ण गणित सिखाएं, उन्हें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को अच्छे से सिखाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब इट।